जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों इससे पहले हमने जो पढ़ा था हुमायूं के बारे में, मैंने आपको बताया था दोस्तों जब जब दोस्तों हुमायूं दिल्ली से, मैं थोड़ा दोस्तों बनाता हूँ। जब दोस्तों हुमायूं दिल्ली से बंगाल में गया था, जब दोस्तों बंगाल में शेरशाह सूरी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, तो उसकी शक्तियों को दोस्तों दबाने के लिए हुमायूं हुमायूं बंगाल की तरफ जाता है, बंगाल बिहार की तरफ जाता है। दोस्तों जब हुमायूं बंगाल बिहार की तरफ आता है शेरशाह सूरी की शक्तियों को दबाने के लिए, तो दोस्तों दिल्ली पर जो शासक छोड़ के आता है, दिल्ली को दोस्तों हुमायूं जिसके हाथ में दे के आता है, उसका नाम था दोस्तों शेख बहलोल। शेख बहलोल दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर उस टाइम पे था। तो दोस्तों शेख बहलोल की हत्या इस हुमायूं का भाई हिंदाल जब कर देता है, तो दोस्तों हुमायूं फिर उसके बाद हुमायूं की जो दोस्तों दिल्ली की गद्दी थी, वो हिंदाल के पास पहुंच जाती है। तो दोस्तों जब हिंदाल के पास ये दिल्ली की गद्दी पहुंच जाती है, तो हुमायूं सोचता है कि इस गद्दी को मुझे अपनी दिल्ली की गद्दी को बचाना है। इसलिए दोस्तों इसने इसने बहुत जल्दी की दिल्ली वापस आने की, लेकिन दोस्तों ये वापस नहीं आ पाता है क्योंकि इसको शेरशाह सूरी बीच में ही घेर लेता है, जिसमें दोस्तों 1539 में चौसा का युद्ध होता है। और दोस्तों 1540 में फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों हुमायूं दोनों युद्धों में हारता है। दोस्तों पहला 1539 में चौसा का युद्ध में हराता है शेरशाह सूरी हुमायूं को। फिर 1540 कन्नौज के युद्ध यानी कि बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी हराता है। दोस्तों इस युद्ध में 1540 के कन्नौज के युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में जब से हुमायूं कैसे भी बचकर दोस्तों वापस वापस दोस्तों आगरा पहुंचता है। आगरा से दोस्तों ये अपने सैनिकों को और अपना जो भी इसका खजाना था, धन दौलत थी, वहां से लेकर ये दोस्तों सीधा पंजाब सिंध के क्षेत्र में जाता है। यहाँ पे दोस्तों पंजाब सिंध के क्षेत्र में यह जाता है। वहां पर दोस्तों यह 1541 में दोस्तों 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी करता है। हमीदा बानो बेगम से दोस्तों यह शादी करता है। दोस्तों 1541 में जब यह हमीदा बानो बेगम से शादी करता है, तो इसके बाद दोस्तों यह इसका जीवन काल जो स्टार्ट होता है वो अ, घुमक्कड़ घुमक्कड़ का जीवन दोस्तों कहलाता है, क्योंकि यह 15 साल तक अपनी सेना 1541 से लेकर 1555 के बीच में दोस्तों ये 15 साल तक अपनी सेनाओं को मजबूत करता है। और दोस्तों यह अपना बहुत सारा संघर्ष करता है। दोस्तों जब इसको शेरशाह सूरी हरा देता है, तो शेरशाह सूरी की वजह से यह 15 साल तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाया था। और दोस्तों जब यह हुमायूं अपने भाइयों से भी मदद मांगता है, तो दोस्तों इसके भाई मदद इसकी नहीं करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने इसके भाइयों को भी हराया था। इसके भाई दोस्तों कौन थे? पहला दोस्तों कामरान था और हिंदाल था दोस्तों और एक अस्करी था। इन तीनों को दोस्तों शेरशाह सूरी हराता है। दोस्तों इस तरीके से जब 1541 के बाद दोस्तों 1542 में इसका एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम है अकबर। दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, जो राणा बीरसाल जो कि पंजाब पंजाब क्षेत्र के दोस्तों राजा थे, उनके यहाँ पर दोस्तों अकबर का जन्म होता है। दोस्तों जब 1555 में हुमायूं वापस भारत में आता है,
तो उसके बाद दोस्तों ये 1555 में ही दोस्तों मच्छीवाड़ा यानी कि जो कि पंजाब में पड़ता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतता है। और दोस्तों इसी मच्छीवाड़ा के युद्ध में ही जो अकबर था दोस्तों, वो 12 साल का था दोस्तों। इसने भी अपना कौशल दिखाया था दोस्तों। इसकी यहाँ पर कौशलता को देखकर हुमायूं ने दोस्तों सोचा कि ये भविष्य में सुल्तान होने के गुण रखता है, यानी कि ये भविष्य में सुल्तान होने के गुण इस अकबर रखता है। इसलिए दोस्तों हुमायूं इसको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करता है। दोस्तों 1555 में ही हुमायूं सरहिंद का युद्ध जीतता है, जिसमें दोस्तों हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को हराता है। दोस्तों सिकंदर शाह सूरी जो था वो सूरी वंश का था। दोस्तों इस युद्ध में सरहिंद के युद्ध में दोस्तों हुमायूं जीतता है दोस्तों। इसीलिए 1555 से 1556 तक हुमायूं अपना शासक करता है दिल्ली पर फिर से। फिर उसके बाद दोस्तों इस युद्ध के बाद ही हुमायूं के द्वारा दोस्तों जब ये सरहिंद का युद्ध जीत लिया था, तो दोस्तों इसके बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। दोस्तों हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया, लाहौर में इसको भेजा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1556 में दोस्तों, इसके ठीक एक साल बाद 1555 के बाद 1556 में दोस्तों हुमायूं की दीनपना पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर दीन दीनपना पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह पढ़ रहा था, पुस्तकालय से उतर रहा था पढ़ते हुए, उस टाइम पर इसकी मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह मदिरा की स्थिति में था, मदिरा पीकर यानी कि नशे की स्थिति में था वो, इसलिए वो सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। दोस्तों एक सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार रह चुके हैं स्टैनली लैंडपूल। दोस्तों स्टैनली लैंडपूल ने कहा था कि हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन कहा गया है दोस्तों, क्योंकि यह 15 वर्ष तक घूमता रहा था, 15 वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा था, अपनी सेनाओं को एकत्रित किया था, संघर्ष कर रहा था 1545 से लेकर और 1555 तक। दोस्तों यह इसके जीवन का लड़खड़ाता काल था। इसमें दोस्तों इसने बहुत सारा संघर्ष किया था। इसके बाद दोस्तों इसकी एक रचना लिखी गई है जिसका नाम है हुमायूंनामा। दोस्तों इस हुमायूंनामा रचना की जो लेखक हैं, जो जिसने लिखा है, उनका नाम है गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम जो थी इनकी चचेरी बहन थी। दोस्तों हुमायूंनामा जो लिखा गया है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा बनवाया गया था वो दिल्ली में बनवाया गया है। हुमायूं का जो मकबरा स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों हुमायूं ज्योतिष में बहुत सारा विश्वास करता था। हुमायूं जो था दोस्तों जो ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, क्योंकि जो दोस्तों ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए ये हर रविवार को पीले वस्त्र पहनता था कि इस दिन को मैं ये वस्त्र पहनूंगा और तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम आजकल जानते हैं कि शनिवार को कुछ लोग बाग होते हैं कि बाल नहीं कटवाते हैं। इस तरीके से दोस्तों शनिवार डेज को लोग अलग अलग तरीका से मानते हैं, तो इसी तरीका से हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र पहनता था और शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को सफेद वस्त्र पहनता था। ये दोस्तों ये मानता था कि मैं ये वस्त्र इस दिन को पहनूंगा तो ये दिन मेरा बहुत शुभ होगा। तो दोस्तों जब हुमायूं को यहाँ से भारत से जब भागा था दोस्तों 1540 में, जब कन्नौज यानी बेलग्राम का युद्ध हारा था, तो दोस्तों हुमायूं को जो भागने में मजबूर जो किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। तो शेरशाह सूरी ने भी 68 वर्ष तक संघर्ष किया था। यह भी दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए यह भी बहुत संघर्ष कर रहा था। दोस्तों जब बात होती है शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत बुरी तरीका से पराजित किया।
एक तो चौसा के युद्ध में 1539 में हुआ था, और एक बेलग्राम के युद्ध में 1540 में हुआ था। दोस्तों, इस शेरशाह सूरी ही हुमायूं को भागने में मजबूर किया था। दोस्तों, जब हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं, दोस्तों शेरशाह सूरी के जो चरित्र था, कैरेक्टर जो था दोस्तों, इसके कैरेक्टर से हम सिर्फ एक ही चीज सीखते हैं। एक चीज ये सीखते हैं दोस्तों कि यह इसका चरित्र जो कैरेक्टर था, यह हमको यह सिखाता है कि कम संसाधन होने के बावजूद भी अपने राजा के गुण नहीं छिपा सकता है कोई भी। दोस्तों, इसके पास कम अभाव थे, जैसे इसके पास ना तो सेना ज्यादा थी, ना तो ये धन से मजबूत था। फिर भी ये इसके जो राजा होने के गुण वो छिपे नहीं थे। बाद में ये राजा दिल्ली का राजा बनता है। तो दोस्तों, हम इसके चरित्र से यही सीखते हैं कि अगर आपके पास कम अभाव है, फिर भी आप अपने गुण नहीं छिपा सकते हैं। जो बनना होगा आपको, वो आप बन के रहोगे। दोस्तों, इसके बाद हम शेरशाह सूरी के बारे में आपको बताएंगे, शेरशाह सूरी के बारे में। जब दोस्तों शेरशाह सूरी की बात करते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 1526 में बाबर आया था। बाबर ने 1530 तक शासन किया था। फिर उसके बाद दोस्तों 1857 में बहादुर शाह जफर था। दोस्तों, मुगल काल जो स्टार्ट हुआ था 1526 से लेकर, और 1857 तक मुगल साम्राज्य चला था। इसी के बीच में दोस्तों एक सूर्यवंश भी आया, जिसे सूर्य साम्राज्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह सूर्यवंश जो आया था, वो चला था वो 1540 से लेकर 1555 तक। मात्र 15 साल का यह शासन रहा था। दोस्तों, 15 वर्ष तक ही सूर्यवंश सूर्य सूर्यवंश चला था। दोस्तों, सूर्यवंश जो था, ये आपका सेकंड अफगानी वंश था। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट अफगानी वंश था वो लोधी वंश था, और सेकंड जो अफगानी वंश है वो आपका सूरी वंश है। सूरी वंश दोस्तों यह है, इन लोगों की जो भाषा थी वो फारसी थी। इनकी भाषा कौन सी थी दोस्तों? फारसी। अफगान अफगान लोगों की कौन सी भाषा थी? फारसी। दोस्तों, इसके शेरशाह सूरी के बारे में एक किताब लिखी गई है, जिसका नाम है तारीख शेरशाही। तारीख शेरशाही पुस्तक दोस्तों जो लिखी है, वो अब्बास खान सरवानी ने लिखी थी, जो कि दोस्तों अकबर के कहने पर, दोस्तों अकबर ने ही कहा था अब्बास खान सरवानी से कि आप शेरशाह सूरी के बारे में एक किताब लिखो, जिससे कि मैं शेरशाह सूरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि एक छोटा सा सैनिक किस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य पर अपना शासन जमा लेता है, और इस मुगल साम्राज्य को पूरा उखाड़ के फेंक देता है। ये अकबर सब कुछ जानना चाहता था। इसलिए दोस्तों शेर अकबर ने अब्बास खान सरवानी से शेरशाह सूरी के जीवन के बारे में एक किताब लिखवाई, जिसे तारीख शेरशाही कहा गया था। दोस्तों, जब बात करते हैं हम शेरशाह सूरी की, यहीं पर दोस्तों एक अब्बास खान सरवानी ने एक स्टेटमेंट दिया था। जो दोस्तों स्टेटमेंट जो था, वो दोस्तों स्टेटमेंट था कि अब्बास खान सरवानी ने कहा था कि महान होने के लिए सबसे जरूरी है कि सक्रिय होना। अगर आप महान होना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी जो है वो है आपका एक्टिव होना, यानी कि सक्रिय होना। और दोस्तों, आपको अगर महान बनना है, तो आपको सबसे पहले सक्रिय होना, और किसी भी अनावश्यक कार्यों के लिए अपने मंत्रियों पर निर्भर नहीं रहना। तो दोस्तों अब्बास खान सरवानी ने यह स्टेटमेंट दिए थे कि आपको अगर महान बनना है, तो आपको सबसे पहले सक्रिय होना पड़ेगा। ये नहीं कि दोस्तों आपको आलसी बनकर शासन करना पड़े, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर करोगे तो महान नहीं बन पाओगे। तो
इसके जो स्टेटमेंट थे, आप एक पहला था कि आपको अगर महान बनना है तो आपको सबसे पहले सक्रिय होना है, और कोई भी अनावश्यक कार्य हैं उनके लिए आपको किसी मंत्रियों पर निर्भर नहीं रहना, यानी कि आपको खुद करने हैं। तो इन्हीं वजहों से दोस्तों शेरशाह सूरी अपना सूरी वंश चला पाया था, क्योंकि वो बहुत सक्रिय था। और शेरशाह सूरी किसी मंत्रियों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहता था, वो अपना खुद खुद से अपने कार्य मैक्सिमम कार्य करता था। दोस्तों जब बात करते हैं शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी ने मात्र दोस्तों 1540 से 1545 तक ही दिल्ली पर शासन किया था। मात्र 5 वर्ष दोस्तों इसने शासन किया था, और 68 वर्ष का दोस्तों यह हो चुका था। 68 वर्ष में दोस्तों 68 वर्ष भी इसने संघर्ष किया था। इतने, यानी कि दोस्तों इसके पास, पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे कम अभाव थे। इसी कम अभाव होने के बावजूद भी दोस्तों यह एक सबसे कुशल राजा बना था। दोस्तों जब बात करते हैं सूरी साम्राज्य की, तो सूरी वंश तो दोस्तों जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले दोस्तों इसके जो शेरशाह सूरी के जो दादा थे, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ सूरी साम्राज्य कहाँ से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों इसके जो दादा थे इब्राहिम सूर, दोस्तों इब्राहिम सूर शेरशाह सूरी के जो दादा थे वो बहलोल लोदी के समय में भारत में आए थे। दोस्तों इब्राहिम सूर जब भारत में आया था तो ये काम की तलाश में भारत आए थे। काम की तलाश में दोस्तों ये भारत आए थे। इनको दोस्तों काम की बहुत ज़रूरत थी। इनके पास ना खाने के लिए कुछ था, ना तो दोस्तों इनके पास धन की कमियां थी, इसलिए ये काम की तलाश में भारत में आए थे। तो दोस्तों उस टाइम पर जो शासन में था वो बहलोल लोदी था। दोस्तों मैंने आपको बताया था बहलोल लोदी का जो शासन था 1551 से 1451 से लेकर 1489 तक। दोस्तों बहलोल लोदी के बाद आपका, मैंने बताया है कि सिकंदर लोदी आता रहा। सिकंदर लोदी के बाद दोस्तों इब्राहिम लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी का जो शासन था वो 1489 से लेके 1517 तक, और इब्राहिम लोदी का दोस्तों जो शासन था 1517 से लेकर 1526 तक। आपको मैंने ये पहले से बता दिया था। दोस्तों जब बात करते हैं हम इसी के टाइम पर दोस्तों, बहलोल लोदी के टाइम पर दोस्तों इस शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर आए थे। फिर दोस्तों इब्राहिम सूर के जो बेटा थे हसन खां थे, जो कि शेरशाह सूरी के पिताजी होंगे। और दोस्तों इसी के टाइम फिर दोस्तों जब बाबर का टाइम आया था 1526 में, तो दोस्तों बाबर के टाइम पर शेरशाह सूरी दोस्तों बाबर के टाइम पर इसके यहाँ काम करता था दोस्तों, एक सैनिक की तरह। शेरशाह सूरी दोस्तों बाबर के यहाँ एक सैनिक की तरह दोस्तों एक काम करता था, जो कि बाद में इसका पदोन्नत करके दोस्तों इसको सेनापति बना दिया जाता था। दोस्तों बाबर के यहाँ पहले ये सैनिक हुआ करता था शेरशाह सूरी, बाद में इसको सेनापति भी बनाया गया था। दोस्तों दोस्तों अफगान के कुछ जो वंशज थे वो दोस्तों बिहार की तरफ भी चले गए थे। दोस्तों यहीं पर एक बार बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बाबर ने दोस्तों इसमें शेरशाह सूरी से कहा था कि शेरशाह सूरी को देख देख के दोस्तों यह विचार आया था बाबर के अंदर कि इसको देखकर ये मन करता है कि इसको मैं गिरफ्तार कर लूं, क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी में बाबर उसके अंदर एक महान शक्ति होने के गुण देखता था। दोस्तों बाबर को लगता था कि ये एक दिन शेरशाह सूरी हमारे साम्राज्य को समाप्त कर देगा और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। इसलिए दोस्तों बाबर को लगता था कि इसको मैं बंदी बना लूं शेरशाह सूरी को, और बंदी गृह में इसको रखूं। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि शेरशाह सूरी किस तरीके से शेरशाह सूरी भारत में आया, और इसके पिताजी कैसे आए, ये किस तरीके से इसने सूरवंश स्टार्ट किया। दोस्तों शेरशाह सूरी जो था, इसके बचपन का जो नाम था फरीद खां, और इसके पिताजी जो थे दोस्तों हसन खां थे। इसके बाद दोस्तों बिहार का सूबेदार बाहर खां लोहानी था। दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, बिहार का सूबेदार बाहर खां लोहानी कौन था। दोस्तों जब बात करते हैं हम
दोस्तों जब बात करते हैं, जब दोस्तों आपका ये भारत का मैप है। दोस्तों ये भारत का मैप है। इसमें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब इसके पहले दोस्तों, ये पॉइंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जब दोस्तों ये जो इसके पिताजी थे हसन खां, तो दोस्तों हसन खां के 4 पत्नी थी, और दोस्तों इसके 8 बेटे थे। दोस्तों 8 बेटों में सबसे जो बड़ा था वो शेरशाह सूरी था। सबसे जो बड़ा बेटा था दोस्तों, वो शेरशाह सूरी था। दोस्तों सबसे बड़ा बेटा जो था वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी जो था दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो वो पिताजी था जो दोस्तों, उसका नाम हसन खां था। दोस्तों हसन खां के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यह किस तरीके से बिहार में ये लोग पहुंचे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिकंदर लोधी जो था, उस टाइम पर दोस्तों यहाँ पर आपका लोधी वंश था दिल्ली में। जैसे दोस्तों बहलोल लोधी का जो शासन, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी का जो शासन था दोस्तों, 1489 से लेकर 1517 तक था। दोस्तों उसके टाइम पर यहाँ पर एक एक जगह थी जौनपुर। एक जगह थी दोस्तों जौनपुर, और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट था बंगाल। बंगाल और बिहार का क्षेत्र। ये दोस्तों बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। दोस्तों यहाँ पर जो एक एक जो जौनपुर का जो दोस्तों राजा था दोस्तों, जो जैसे कि ये जौनपुर उस टाइम पे इतनी फेमस जगह थी, इसको दोस्तों सिकंदर लोधी के टाइम पर सिराजे हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों जौनपुर को? सिराजे सिराजे हिंद कहा कहते थे दोस्तों इसको। तो दोस्तों यहाँ पर जौनपुर पर कंट्रोल करना, अगर जौनपुर पर जिसका भी कंट्रोल होता था, जौनपुर पर जिसका कंट्रोल होता था, तो वो दोस्तों बिहार और बंगाल पर भी कंट्रोल कर सकता था। अगर दोस्तों किसी के पास जौनपुर पर कंट्रोल नहीं है, तो वो बिहार और बंगाल को अपने बस में, अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता था। तो दोस्तों उस टाइम पर जौनपुर अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत शक्तिशाली क्षेत्र था। दोस्तों जौनपुर जौनपुर का जो कंट्रोल था दोस्तों, वो था जमाल खां। दोस्तों जमाल खां को दोस्तों जमाल खां को जमाल खां को यहाँ पर शासक बनाया गया था। दोस्तों उस टाइम पर जमाल खां यहाँ का शासक था, और इसी के साथ दोस्तों एक शासक था, इसी के साथ जो था शेरशाह सूरी का पिताजी, जिसका नाम था दोस्तों हसन खां। क्या था दोस्तों? हसन खां। दोस्तों हसन खां को और जलाल जलाल खां जलाल खां क्या करता है कि दोस्तों यहाँ पर इसको, हसन खां को दक्षिणी बिहार में भेज देता है। ये दक्षिणी बिहार जो था दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हसन खां को भेज देता है। यहाँ दोस्तों ये हसन खां रहते हैं, और दोस्तों यहाँ पर ही इनको 3 गांव की सूबेदार नियुक्त किया जाता है। 3 गांव दिए जाते हैं दोस्तों हसन खां को यहाँ के। तो दोस्तों 3 गांव जब हसन खां को दिए जाते हैं, उनमें से पहला जो गांव था दोस्तों इब्बासपुर था, अभी का जो इब्बासपुर, और दूसरा दोस्तों सासाराम था, और तीसरा दोस्तों हाजीपुर था, टांडा हाजीपुर हाजीपुर था दोस्तों। तो ये तीनों गांव की दोस्तों हसन खां को जागीर दी जाती है। और इसी में दोस्तों जो हसन खां के जो पुत्र थे दोस्तों, जिसमें से 8 उसके बेटे थे, 4 पत्नियां थी दोस्तों। उसमें इसकी जो दोस्तों जागीर जो दी जाने वाली थी, जो रियासत दी जाने वाली थी, वो दोस्तों शेरशाह सूरी को दी जाने वाली थी, देने वाली थी। क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए दोस्तों इस जागीर का जो वास्तविक हकदार था वो शेरशाह सूरी था। लेकिन दोस्तों इसकी जो सौतेली माँ थी शेरशाह सूरी की, वो दोस्तों इसको नहीं देना चाहती थी, शेरशाह सूरी को यहाँ की जागीर नहीं देना चाहती थी, इससे लड़ाई करती रहती थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसने
यहाँ से दोस्तों परेशान होकर यह शेरशाह सूरी जौनपुर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से बिहार से यहाँ जौनपुर चला जाता है। तो दोस्तों जौनपुर में यह 21 वर्ष तक दोस्तों जौनपुर में यह 21 वर्ष तक संघर्ष करता है। यहाँ जौनपुर में दोस्तों यह 21 वर्ष तक संघर्ष करता है और यहाँ पर कई भाषाओं का ज्ञान लेता है और दोस्तों यहाँ पर राजनीतियों के बारे में भी जानता है, सीखता है। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी राजनीति के बारे में जानना चाहता था, किस तरीके से क्या क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारा संघर्ष ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों इसके दिमाग में इसने सोचा कि अब ये सोचा कि ये अपने भाइयों को हराना चाहता था। दोस्तों शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी दोस्तों अपने भाइयों को हराना चाहता था। इसीलिए इसने क्या किया कि यह खुद को अब इसको बहुत बड़ी ताकत की जरूरत थी कि अब ये अपने आप में एक ताकत को बढ़ाना चाह रहा था कि अब इसको ताकत कहाँ से मिले। तो इसीलिए ताकत यानी कि एक मजबूत शासक बनने के लिए दोस्तों यह जाता है बिहार। यह दोस्तों बिहार जाता है, जहाँ की बिहार के जो सूबेदार होते हैं बाहर खान लोहानी, जिनको दोस्तों मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता था। इनके जो पुत्र थे जलाल खां, जलाल खां का दोस्तों यह संरक्षण बना था। दोस्तों यह बिहार के सूबेदार के यहाँ जाता है, उनका पुत्र जलाल खां होता है। उसका दोस्तों यह टीचर के रूप में बनकर जाता है, यानी कि संरक्षण यानी कि टीचर के रूप में बनना जाता है। क्योंकि दोस्तों बाहर खान लोहानी को पता चला था कि शेरशाह सूरी बहुत होशियार है, बहुत काबिल है। इसलिए दोस्तों बाहर खान लोहानी जलाल खां का दोस्तों टीचर नियुक्त करता है शेरशाह सूरी को। दोस्तों जब यह यहाँ इसका जलाल खां का संरक्षण बन जाता है, टीचर बन जाता है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने बाहर खां लोहानी की जो एक विधवा थी जिसका नाम था दूदू बेगम से दोस्तों विवाह किया था। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बिहार में जब दोस्तों शेरशाह सूरी आता है तो वो डेट थी दोस्तों 1520 से लेकर 1521 में दोस्तों ये बिहार में आता है। दोस्तों इसके बाद ये यहाँ रहता है, जलाल खां का संरक्षण बनता है। दोस्तों 1528 में बार खां की मृत्यु हो जाती है। 1528 में बार खां की मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों 1528 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो शेरशाह सूरी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है 1529 में। दोस्तों 1529 में जब ये विवाह भी कर लेता है तो फिर उसकी दूदू बेगम जो है दोस्तों इसकी भी मृत्यु 1530 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बाहर खान लोहानी की मृत्यु 1528 में होती है और दूदू बेगम की मृत्यु 1530 में हो जाती है। दोस्तों अब इसके आगे कोई शक्ति नहीं दिखी थी, शेरशाह सूरी के आगे अब कोई शक्तियाँ ज़्यादा थी नहीं। तो दोस्तों यह अब यहाँ का वास्तविक राजा बनने की ओर है। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी वास्तविक राजा बनने की दोस्तों वास्तविक राजा बनने की ओर है। लेकिन इसके बीच में एक और अभी समस्या थी, जो कि दोस्तों बिहार में तो था ही, यहाँ के ही साइड बगल में ही दोस्तों बंगाल पड़ता था। बंगाल का एक शासक था दोस्तों नुसरत शाह। तो दोस्तों नुसरत शाह से इसको अभी दिक्कतें थी। तो दोस्तों 1529 में यह फिर यहाँ बंगाल में जाता है और नुसरत शाह को हराता है। और दोस्तों हराने के बाद वह हजरत अली की उपाधि धारण करता है। दोस्तों हजरत अली को ही हजरत ए आला कहते हैं। हजरत ए आला कहते हैं। दोस्तों हजरत ए आला का मतलब होता है कि अब सेना नायक मैं हूँ, अब सबसे बड़ा सेना नायक मैं ही हूँ। सबसे बड़ा सेना नायक मैं ही हूँ। अब मेरे सामने कोई ज्यादा बड़ी शक्ति नहीं है। दोस्तों ये इतना शेरशाह सूरी इतना होशियार था कि दोस्तों इसने अब यहाँ पर अपनी प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दी कि अब मैं किस तरीके से पूरे भारत पर राज्य कर सकता हूँ, कैसे शासन कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसने अपने अपने जो दोस्तों इस संबंध थे और मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों इसने क्या किया 1530 में
जो चुनार का किला है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ता है, उसको इसने जीता। और वहाँ की जो दोस्तों राजकुमारी थी लाड मलिका, और लाड मलिका से दोस्तों इसने शादी की। दोस्तों लाड मलिका जो थी, वो दोस्तों इब्राहिम लोदी जो शासक था, उसका गवर्नर गवर्नर एक था ताज खां। ताज खां की बेटी दोस्तों लाड मलिका थी। तो दोस्तों इसने बस लाड मलिका से इसलिए विवाह किया था क्योंकि दोस्तों यह अपने वहाँ आसपास के क्षेत्र में दोस्तों यह मजबूत संबंध बनाना चाहता था। दोस्तों इधर तो इ- जैसे ये इंडिया का मैप है दोस्तों, यहाँ पर इसने अपना बंगाल दोस्तों और बिहार का अपना क्षेत्र मजबूत कर लिया। और दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में चुनार का किला दोस्तों, यहाँ पर इसने शादी करके और ये भी दोस्तों क्षेत्र अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो दोस्तों इसने इसलिए यहाँ पर शादी कर ली क्योंकि दोस्तों यहाँ दिल्ली में जो इसी के टाइम पर 1530 का टाइम था दोस्तों, यहाँ पर भी एक दिल्ली में जो शासक बना था दोस्तों, वो हुमायूं बन चुका था दोस्तों 1530 में। तो दोस्तों 1530 में यहाँ पर हुमायूं भी शासक बन चुका था। तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी दोस्तों सोचता था कि यहाँ से कोई मुगल साम्राज्य या कोई यहाँ आक्रमण नहीं करे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई आक्रमण करेगा तो उससे पहले ही मैं ये अपना कब्जा कर लूँ और मैं अपना इसमें संबंध बना लूँ, जिससे कि यहाँ पर मुझे कोई आसानी नहीं होगी, जिससे मैं जो भी आने वाली हैं शक्तियाँ उनसे मैं आसानी से लड़ सकता हूँ। दोस्तों इसलिए इसने लाड़ मलका से विवाह किया था। इसी के बाद दोस्तों 1539 में इसने चौसा का युद्ध जीता और शेरशाह सूरी ने दोस्तों अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। दोस्तों अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। दोस्तों चौसा का युद्ध जो जब जीता था दोस्तों, इस चौसा का युद्ध दोस्तों यहाँ पर आपका, जैसे कि अगर बात करते हैं, ये आपका बिहार का रीजन है। जैसे दोस्तों ये आपका बिहार का रीजन है और यहाँ दोस्तों ये जैसे कि उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों आज के टाइम पर यहाँ पर ये बक्सर बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था। और यहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों यहाँ मिर्जापुर पड़ता है। तो दोस्तों मिर्जापुर में ही दोस्तों इसने चुनार का किला है वो जीता था। यहाँ पर इसने लाड़ मलका से विवाह किया था। तो दोस्तों जब ये इसका किला हो गया था और दोस्तों यहाँ पर जब हुमायूं की सेना आ गई थी, तो दोस्तों इसकी सेना के लिए ना आगरा से कोई खाने की सप्लाई आ नहीं रही थी, क्योंकि इसने शेरशाह सूरी ने यहाँ पर पूरा ब्लॉक कर दिया था। यहाँ से ना कोई इधर आ रहा था और दोस्तों ये यहाँ से बहुत जल्दी से निकल नहीं पा रहे थे। इसकी आधी हुमायूं की सेना तो दोस्तों भुखमरी से मर गई थी, भुखमरी से दोस्तों मर गई थी। और कुछ सेना दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नदी में बह गई थी, नदी में भी कुछ लोग चले गए थे डूबकर। और ये हुमायूं भी दोस्तों बच गया था। हुमायूं के बारे में ही मैंने आपको बताया था, कर्मनाशा नदी में डूब गया था, तब एक निजाम बेस्ती ने इसकी जान बचाई थी। तो दोस्तों फिर कुछ ये दोस्तों चुनार का किला था इनके लिए बहुत शॉर्ट था। तो कैसे भी दोस्तों हुमायूं यहाँ से जान बचाकर निकला अपनी। फिर भी दोस्तों इसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में बेलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में भी पराजित कर लिया और पूरी तरीका से यहाँ पर फिर से हरा दिया। फिर यहाँ पर दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना होती है 1540 में। और इसी के साथ दोस्तों अफगान का सेकंड वंश दिल्ली पर अपना शासन करता है। और दोस्तों यहाँ पर ही 1540 में दोस्तों जब हुमायूं आगरा पहुंचता है, वहां से अपनी धन दौलत इकट्ठी करता है और वहां से दोस्तों वो पंजाब सिंध की ओर निकल जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद शेरशाह सूरी 1542 में मालवा को जीतता है। इसके इसके बाद दोस्तों 1543 में रायसीन एमपी को जीतता है दोस्तों, जो कि दोस्तों इसने शेरशाह सूरी ने पूर्णमल को धोखे से मार दिया था। इसमें दोस्तों इसने पूर्णमल को धोखे से मार दिया था। और दोस्तों बात करते हैं पूर्णमल की। तो दोस्तों पूर्णमल ने बाबर से चंदेरी का किला जीता था। दोस्तों बाबर ने चंदेरी का किला, जो आपको मैंने बताया था, 1528 में मेदिनी राय से युद्ध किया था। मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों। और चंदेरी के युद्ध में ही चंदेरी का किला जीता था बाबर ने 1528 में मेदिनी राय से। और इसी बाबर से दोस्तों पूर्णमल ने चंदेरी का किला जीता था।
नेक्स्ट जब बात करते हैं दोस्तों हम 1544 में ही दोस्तों शेरशाह सूरी का युद्ध होता है। मालदेव मालदेव एक शासक थे, उनके दोस्तों सेनापति जेता कुप्पा से होता है। दोस्तों 1544 में राजस्थान में दोस्तों ये युद्ध होता है, जिसका नाम था दोस्तों सुमेल का युद्ध। दोस्तों सुमेल का युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी से होता है, जो कि दोस्तों जोधपुर के क्षेत्र में होता है। दोस्तों जोधपुर जो था एक छोटा सा क्षेत्र था। उस टाइम पर यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा बाजरा होता था। दोस्तों इस युद्ध में मालदेव मालदेव शासक और उनके सेनापति जेता कुप्पा ने दोस्तों शेरशाह सूरी की सेना को बहुत बुरी तरीका से मारा था। दोस्तों ये मान लीजिए कि इसकी सेना बहुत जान बचाकर शेरशाह सूरी की भागी थी अपनी। इसकी सेना दोस्तों बहुत कम बची हुई थी। इसी टाइम पर दोस्तों शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों बाजरा इसलिए का था कि उस क्षेत्र में उस टाइम पर जोधपुर में बाजरा हुआ करता था, तो छोटा सा जोधपुर था दोस्तों। इसके चक्कर में दोस्तों शेरशाह सूरी पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि दोस्तों बादशाहत इसने बहुत, क्योंकि दोस्तों बंगाल का पूरा कब्जा कर लिया था। इधर से दोस्तों इसने कन्नौज, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक दोस्तों पूरा शासन अपने अंडर में कर लिया था। इसीलिए दोस्तों ये कहा गया था कि हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जब दोस्तों हम बात करते हैं 1545 में दोस्तों इसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया था, और जो कि दोस्तों कालिंजर अभियान है जो कि दोस्तों बांदा यूपी में पड़ता है। इसी कालिंजर आक्रमण में ही दोस्तों इसकी मृत्यु होती है। दोस्तों इसने शेरशाह सूरी ने इस कालिंजर आक्रमण में उक्का तोप का यूज किया था, उक्का तोप का इस्तेमाल किया था दोस्तों, जो कि गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों शेरशाह सूरी जैसे कि हाथी पर यहाँ बैठा था, और इसके आगे जो सेना थी दोस्तों इसकी सेना ये तोप हुक्का तोपती ये कालिंजर का जो किला था उसको तोड़ रहे थे। तो दोस्तों इसका किला टूटा नहीं, इसके किले की दीवारें टूट नहीं रही थी, तो एक गोला दोस्तों इसकी दीवार में टकरा के इसकी दीवारों में लगकर वापस हो गया था। तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी की जो यहाँ पर गोला बारूद रखे थे उनमें आकर गिर गया, और यहीं पर दोस्तों ये सब बारूद और गोला बारूद इसके फट गए, और यहीं पर दोस्तों शेरशाह सूरी भी गिर जाता है। तो ये भी यहाँ पर इसकी भी, शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसके बाद शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका मकबरा बनता है, जो कि सासाराम बिहार में बनता है दोस्तों। यह दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो आप इसका बताओगे सासाराम में। दोस्तों शेरशाह सूरी से संबंधित हम कुछ अन्य बातें भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके टाइम पर दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था बहुत ही अ, अच्छी थी। दोस्तों यह पैदावार का 1/3 कर लिया करते थे, और उत्पादन के आधार पर दोस्तों जितना भी उत्पादन होगा उसके आधार पर 1/3 टैक्स लिया जाएगा। अगर उत्पादन कम है तो टैक्स उसी के हिसाब से देखा जाएगा, और ज़्यादा है तो भी इतना है। तो दोस्तों उत्पादन के आधार पर ही ये लोग अपना भू राजस्व टैक्स लिया करते थे दोस्तों। और दोस्तों इसको शेरशाह सूरी को ना किसानों का किसानों का मसीहा कहा जाता था। दोस्तों किसानों का मसीहा कहा जाता था शेरशाह सूरी को। क्यों कहते थे दोस्तों? क्योंकि शेरशाह सूरी की दोस्तों एक स्टेटमेंट था कि यह कहता था, अगर जो राजा किसानों के लिए अच्छी प्लानिंग बनाए और किसानों के हित में अपना अच्छी तरीका से 100% दे, और किसानों की मदद करे, और किसानों के लिए नई नई योजना भी लाए, और किसानों का साथ ही और किसानों के लिए जो भी नई प्लानिंग बन रही है वो भी यूज की जाए। अगर दोस्तों ऐसा कोई राजा नहीं करता है, अगर जैसे कि किसानों की ना मदद कोई करता है, ना दोस्तों हेल्प करता है कोई राजा, और ना कोई प्लानिंग लाता है, तो ऐसे राजा को दोस्तों टैक्स लेने का अधिकार नहीं। शेरशाह सूरी का कहना था कि अगर कोई राजा किसानों की हेल्प करता है और उनके लिए नई नई प्लानिंग भी लाता है तो वो टैक्स ले सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं करता है तो वो टैक्स लेने के हकदार नहीं है, वो टैक्स नहीं ले सकता है।
और इसी ने पट्टा प्रथा की शुरुआत की। पट्टा प्रथा क्या होता है दोस्तों, जब सरकार किसी के पास खेती नहीं होती है तो खेती का कुछ टुकड़ा दे दे अपना जीवन निर्वाह के लिए, तो उसको ही पट्टा व्यवस्था कहते हैं। और इसी के टाइम पर चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे, जो कि वर्तमान में अभी आज जो रुपए आप यूज करते हो, जो सिक्के रुपए के सिक्के हैं दोस्तों, वो दोस्तों आप अभी जो यूज करते हो वो आपके शेरशाह सूरी के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों शेरशाह सूरी के मॉडल पर आधारित है। इसी ने दोस्तों सड़क के आजम बनवाई, यानी कि इसने जीटी रोड बनवाया। जीटी रोड का जो दोस्तों जो नाम दिया वो ऑकलैंड ने दिया था, नामांकन जो किया था सड़क ए आजम का, वो दोस्तों ऑकलैंड ने किया था। दोस्तों जब ये मौर्य काल जब दोस्तों चल रहा था, तो दोस्तों इस टाइम पर दोस्तों ये जो सिंध से लेकर ये बांग्लादेश तक दोस्तों ये रोड गया था। इसी को दोस्तों मौर्य काल में उत्तरापथ कहते थे। दोस्तों इसी उत्तरापथ पर शेरशाह सूरी ने क्या किया, पत्थर डलवाने का काम किया। इस पे दोस्तों पत्थर डलवाए, इसी पर पत्थर डलवाए दोस्तों, इसी को ही जीटी रोड कहा गया था। और दोस्तों शेरशाह सूरी ने रोहतास गढ़ के किले का निर्माण करवाया, जो कि बिहार में है। और साथ ही इसने डाक सेवा चालू कराई थी, और डाक सेवा का इसको जनक भी कहते हैं। उस टाइम पर शेरशाह सूरी के टाइम पर डाक सेवा का जो प्रमुख था वो हेमू था। दोस्तों हेमू वो ही है जो कहता है कि अब वो दिल्ली की गद्दी पर अकबर नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा। इसके बाद दोस्तों गुप्तचर प्रणाली का भी प्रमुख हेमू ही था। गुप्तचर प्रणाली जो थी, जो दोस्तों सीक्रेट जो लोग लाते थे, वो प्रणाली जो थी उसका भी प्रमुख हेमू था। इसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी का जो पुत्र था जलाला खां, दोस्तों शेरशाह सूरी का जो पुत्र था जलाला जलाल खां था दोस्तों, इसने जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो यह इस्लाम शाह के नाम से बैठा था। इसका जो शासनकाल था वो मात्र 8 वर्ष का शासनकाल रहा था, 1545 से लेकर 1553 तक 8 वर्ष का शासन रहा था। इसी के टाइम पर दोस्तों एक कवि रहे हैं, एक सबसे प्रसिद्ध कवि रहे थे जायसी जिनका नाम है, जिन्होंने पद्मावत की भी रचना की है। दोस्तों इसके बाद एक शासक आया था फिरोज। दोस्तों यह मात्र 3 दिन तक ही अपना शासन किया था। इसकी हत्या दोस्तों मुजारिब खां ने की थी, जो कि दोस्तों शेरशाह सूरी के भाई निजाम खां का पुत्र था। मुजारिब खां कौन था दोस्तों, निजाम खां का पुत्र था। दोस्तों मुजारिब खां जो था, इसने जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो आदिल शाह के नाम से बैठा था, जो कि दोस्तों बाद में दोस्तों शेरशाह सूरी की लड़की से विवाह करता है और उसका दामाद बनता है। दोस्तों मुजारिब खां का जो जीजा था, मुजारिब खां के जो दोस्तों जीजा था उसका नाम था दोस्तों एक इब्राहिम खां। इब्राहिम खां दोस्तों था, और एक था ये आपका सिकंदर शाह, ये वाला। दोस्तों इब्राहिम खां जो था ये किसका जीजा, इसको लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, लाहौर का दोस्तों सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और इसका दूसरा जीजा सिकंदर शाह, जो कि खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों इसी के टाइम पर ही 1555 में हुमायूं भारत में आता है और इससे सरहिंद का युद्ध लड़ता है और इसको पराजित करता है। इसके बाद दोस्तों 1555 के बाद 1556 में दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, फिर उसके बाद हुमायूं अपने 1 साल तक अपना शासन करता है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया मुजारिब खां का सिकंदर शाह बहनोई था, यानी कि इसका जीजा था। मुजारिब खां का बहनोई था, यानी कि मुजारिब खां का सिकंदर शाह कौन था, जीजा। इसी तरीके से दोस्तों जो सूर साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो आदिल शाह सूरी था, जो कि अंतिम शासक था। दोस्तों आदिल शाह का जो सेनापति था वो हेमू था। और दोस्तों हेमू को जब 1556 में जब यह पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो ये दोस्तों हुमायूं की मृत्यु सुनकर यह अपने आप को खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है। हेमू दोस्तों दिल्ली का स्वयं सम्राट घोषित कर देता है। इस प्रकार दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर जो अंतिम हिंदू सम्राट था वो आपका हेमू था, और यह स्वयं को दिल्ली का
दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर देता है। दोस्तों इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएँ, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम दोस्तों आपको अकबर के बारे में बताएंगे, किस तरीके से उसकी नीतियाँ थी। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों शेयर भी करें अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, किसी पे भी दोस्तों अपने फ्रेंडों के पास भेजें। और दोस्तों आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, पढ़ाते हैं आपको। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।